क्योंकि सिस्टम लोगों की ज़रूरतें पूरी कर नहीं पा रहा, इसलिए लोगों को जोड़े रखने के लिए जो प्रशासनिक काम है, जो प्रशासन के जिम्मे है, वो काम नेता के फ़ोन से हो तो काम जिसका है उस व्यक्ति पे नेता का एहसान हो जाता है और वो रूटीन का काम है। तो इसलिए वो फिर नेता के साथ जुड़ा रहता है और वो बिना फ़ोन के भी हो सकता है। तो यदि बिना फ़ोन के काम होने लग जाएं तो फिर वो एहसानमंद लोगों की संख्या कम हो जाती है, उससे नुकसान होता है। इसलिए कई बार शायद कुछ नेताओं को ऐसे अधिकारी कर्मचारी अच्छे ना भी लगते हो जो जिनका व्यवहार अच्छा है और जिनके पास लोग जाके डायरेक्ट अपना काम करवा लें। आमतौर पे ये बातें आती हैं कि नेता जब उनकी मीटिंग होती है इंटरनल, तो एमएलए हो या फिर मंत्री हो, वो मुख्यमंत्री को ये शिकायत करते हैं जी फलाना एडीसी तो हमारे फ़ोन ही नहीं उठाता, फलाना डीसी तो जी कहा नहीं मानता। तो आपके साथ ये इस तरह की समस्या तो नहीं आई होगी, क्योंकि फ़ोन तो आप मजदूरों का भी उठाते हो, तो नेताओं के भी उठाए होंगे आपने? एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया, नेताजी थे वो भी, थोड़ा सा एमएलए तो नहीं थे लेकिन नज़दीक थे मुख्यमंत्री के। बोले जी यहाँ के वो मुख्यमंत्री के साथ बैठे थे और उन्होंने दूसरे नेता ने कहा कि जी इस एडीसी की बदली कर दो, हिसार की बात है। तो मुख्यमंत्री ने कहा क्या हो गया, लेकिन जेन्युइन काम हो तो अधिकारी कर ही देता होगा जी, या उसमें भी दिक्कत है? जेन्युइन काम तो अधिकारियों को करना ही चाहिए, करते ही हैं। फ़ोन तो बिना जेन्युइन के ही आता है। नहीं, जेन्युइन काम के लिए भी बहुत फ़ोन आते हैं और ये हमारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है। अच्छा, कि लोगों का विश्वास नहीं है अधिकारियों पर। जेन्युइन काम तो वैसे ही हो जाना चाहिए। हाँ, है ना? होने चाहिए और जेन्युइन के लिए फ़ोन नहीं आना चाहिए। इतना विश्वास लोगों में होना चाहिए कि हमारा जायज़ काम है तो बिना फ़ोन के हो जाएगा। कि डीसी या एसपी जब भी ऑफिस में आते हैं ऐसे लगते हैं जैसे कोई इनकी है ना रेल छूट रही हो, बहुत तेजी से दौड़ते हुए ना। होता है ना ऐसे, और अंदर जाते खाली बैठते हैं जी वो, मत देखे। तो आपने भी किया ऐसा कभी नाटक, मतलब जरूरत पड़ी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और अधिकारी पीछे वाली सीट पे ही क्यों बैठेगा सर, वो बगल वाली पे क्यों नहीं बैठ सकता आपकी तरह? मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता क्यों नहीं बैठ सकता। वो राम वर्मा जी होते थे, उन्होंने किताब भी लिखी थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा। वो उन्होंने कई एक एग्जाम्पल कोट कर रखा था कि हम जो आईएएस होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद पड़ोसी की जो घंटी बजती है ना, उसको सुन के भी बाहर आ जाते हैं। कंपनसेट हो जाता है। या आपने ले लिया कोई फार्म हाउस? फार्म हाउस कोई नहीं है। आराम तो आपकी एकदम मनोदशा होती है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, कई लोग होते हैं जिनसे मिलके दिल मतलब बाग बाग हो जाता है और जिनका आप बहुत सम्मान करते हैं, जिनके बारे में बहुत चीज़ें सुनी होती हैं और जिनसे मिलके आपको ये लगता ही नहीं कि किसी से पहली बार आप मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं बहुत गहरे से रिश्तों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बारे में क्या बोलें कि इनका काम बोलता है और ये बहुत ही ज़हीन इंसान है, सबसे प्यार करते हैं। इन पे कोई आप बोसिज्म इनको कभी नहीं देखेंगे और आपने नाम सुना होगा। मेरे साथ अशोक गर्ग जी हैं, ये एक हिसार के कमिश्नर हैं और अपने फैसलों को लेके बहुत सुर्खियों में भी रहे हैं, बहुत सारी इनकी खबरों में भी रहे हैं। और इनकी किताब आई है जहर जो हमने पिया, और ये किताब आपने ज़रूर सुनी होगी। ये जो हिसार की महिला सफाई कर्मचारी हैं उनकी आप बीती है ये। आज सर से इस किताब के बारे में भी बात करेंगे और कुछ और बातें भी करेंगे, क्योंकि आज ये मौका मिला है कि सर के जीवन से कुछ सीख लें, झांक लें। तो आइए मिलवाते हैं आपको। सर नमस्कार। जी नमस्ते धर्मेंद्र जी।
फाइनली मिल गए सर हम। बहुत सालों से एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। बिल्कुल, हरियाणा तो छोटा सा है। मिलना भी सही है। तो सर अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, अशोक गर्ग जी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जन्म से जी। मेरा जन्म नरवाना में हुआ था। अच्छा जी। कागज़ों में 24 नवंबर 1965 जन्म की तारीख है। और नरवाना से ही मैंने 10वीं की SD स्कूल से। अच्छा। 11वीं दयानंद कॉलेज हिसार से की। उन दिनों में प्री यूनिवर्सिटी बोलते थे जी। नॉन मेडिकल से। 10वीं में मैं क्लास का टॉपर था। डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन थी, तो पढ़ाई में होशियार था। 11वीं में नरवाना से हिसार थोड़ा बड़ा शहर था, पढ़ाई थोड़ी कम की जी। तो 11वीं के नंबरों के बेस पे मेरा एडमिशन उस टाइम त्रिवेंद्रम इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा था, कुरुक्षेत्र नहीं हुआ था। अच्छा। नंबर कम रहे, तो फिर ये सोचा कि 12वीं में नंबर अच्छे लेंगे। अपने इंटेलिजेंस पे थोड़ा घमंड सा भी था कि मुझे कौन रोक सकता है। तो 12वीं में प्री इंजीनियरिंग में DAV कॉलेज चंडीगढ़ से की। चंडीगढ़ हिसार से भी अच्छा शहर था। तो वहाँ और कम नंबर आए। क्या कारण था, मतलब नंबर कम आने का कुछ बता सकते हैं? बड़े शहर थे। बड़े शहर थे, आवारागर्दी की? यही कह सकते हो। अच्छा। पढ़ाई कम की, शहर में घुमाई फिराई ज़्यादा की। अच्छा, मतलब उस तरह की आवारागर्दी नहीं? दोनों साल आवारागर्दी का मतलब यदि बिना मतलब के शहर में घूमने का है तो खूब किया। लेकिन कोई लड़कियों के साथ अफेयर को लोग आवारागर्दी समझते हैं, वो बाई चांस नहीं हुआ। नहीं, उसी दौरान सिगरेट पीना सीखते हैं हम, उसी दौरान कभी कभी पीयर प्रेशर में पैग भी लगा लेते हैं। पैग नहीं लगाए कभी भी, उस तरह का ग्रुप नहीं था। बीड़ी सिगरेट भी नहीं पी चंडीगढ़ तक तो। लेकिन फिल्में खूब देखी। खूब है, और वो भी उस समय एक वैसे नहीं था। मुझे ध्यान है हिसार में जब थे तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले की जो छुट्टियां थी, उन छुट्टियों में मैंने और एक लड़के ने, अब तो वो संपर्क में नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा, रामफल नाम था उसका। हमने एक दिन में 4 फिल्में देखी थी हिसार में। चारों में बदल बदल के? चारों में बदल बदल के। इलाइट, नीलम, दो इकट्ठे। परिजात और नीलम शायद साथ साथ थे। 2 इनमें देखी। इलाइट और एक और कौन सा था, वो साथ साथ थे, 2 इनमें देखी। तो पढ़ाई कम करी स्वाभाविक रूप से। तो उसके बाद YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद में कंपटीशन के बेस पे मेरा एडमिशन हुआ। उसमें मैंने बहुत अच्छा किया, पता नहीं क्यों। शायद उसमें साइंस के क्वेश्चन कम थे, GK के या इंग्लिश के ज़्यादा थे। तो मेरी पूरे ऑल इंडिया में 6ठी पोजीशन आई। 1 साल वहाँ पढ़ाई की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स में। दूसरे साल हम 2 भाई हैं, बड़े भाई दिल्ली रहते थे, माँ थोड़ा बीमार रहती थी। 2 बड़ी बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी थी, छोटी बहन थी। तो हमारे साथ वाला जो मकान था, चाची बोलते थे उनको, उसने कहा कि भाई तुम तो अपना करियर बनाते रहो, कुछ करते रहो, तुम्हारी माँ तो 2-3 साल में मर जाएगी। सारा दिन रोती रहती है। मेरी तो लड़की भी गई, शादी हो गई, मेरे तो लड़के भी गए। तो भाई ने आके मुझे बताया फरीदाबाद की ऐसे ऐसे कह रही थी। तो फिर मैं फरीदाबाद से अपना वहाँ से नाम कटवा के नरवाना कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि चलो माँ के पास रहेंगे। और फिर मैंने ये सोचा कि जब ग्रेजुएशन करनी है तो साइंस छोड़ के आर्ट्स ले ली कि कंपटीशन करना है। तो फिर मैंने नरवाना कॉलेज से BA की। और BA करते ही उसी साल, BA करने से जस्ट पहले LIC में मुझे जॉब मिल गई कंपटीशन के बेस पे। असिस्टेंट बोलते थे, क्लरिकल जॉब बेसिकली।
और वो नरवाना में मिल गई, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। बड़ी नौकरी थी उस हिसाब से तो। हाँ हरियाणा के आदमी को घर के बगल में नौकरी मिल जाए तो बड़ी हाँ, नौकरी। नहीं मोहल्ले में ही मिल गई। मोहल्ले मुझे पैदल 5 मिनट लगते थे ऑफिस पहुंचने में घर से। मेरी माँ बड़ी खुश थी कि तुझे पक्की नौकरी मिल गई और घर ही मिल गई तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो लेकिन मुझे लगता था कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने कंपटीशन की तैयारी की, सिविल सर्विसेज के दिए और इधर हरियाणा में भी अच्छे के दिए। सिविल सर्विसेज में बाई चांस मेरा नहीं हुआ, 4-5 4.5 अटैम्प्ट के बाद। अच्छा, लेकिन इधर सिलेक्शन होगी 1993 में, 1993 में। तो उसके बाद से जॉब चल रही। तो पहली पोस्टिंग कहाँ मिली थी सर आपको एचसीएस बनने के बाद? 1993 में मेरी सिलेक्शन हुई थी एज तहसीलदार। तो तहसीलदार की ट्रेनिंग रही 2 साल। पहली पोस्टिंग मेरी हुई थी समालखा, तहसीलदार समालखा। उसके बाद अलग अलग स्टेशन पे घूमते रहे, समालखा, फिर शाहबाद, भिवानी, नारनौल, पुन्हाना, इस तरह से। पहली प्रमोशन तहसीलदार से आप तहसीलदार की सिलेक्शन हुई तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाल दिया। अच्छा। और ये कहा कि तहसीलदार की सिलेक्शन हमारी गलत की है, एचसीएस क्यों नहीं चाहिए थी। तो उस कोर्ट केस में कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, 10 साल लग गए। 10 साल के बाद अल्टीमेटली सारे लिटिगेशंस पूरी हो गए, बतौर एचसीएस ज्वाइन किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 10 साल तहसीलदार रह के? 10 साल तहसीलदार रह के मैंने एचसीएस में ज्वाइन किया 22/10/2003 को। ओके। तो उसके बाद से चल ही रहा है। सर मैं एक बार तहसीलदार की नौकरी पे आऊँगा आपका, लेकिन उससे पहले मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि कई बार एक हमारे बामल अंकल होते थे, वो कहते थे ईमानदार 3 तरह के होते हैं दरबिंदर। एक तो वो होता है जिसको ज़रूरत ही नहीं है, घर ही इतना संपन्न है उसको ज़रूरत ही नहीं है। एक वो होता है जिसको ज़रूरत तो है लेकिन डरता है थोड़ा सा। और तीसरा होता है ज़रूरत भी है, डरता भी नहीं है और तब वो ईमानदार रहे। तो बोला ये बेस्ट वाली कैटेगरी है मेरी नज़र में। तो मैं आपकी तहसीलदार की नौकरी की बात करूँ से पहले एक बार परिवार कैसा था सर आपका? क्योंकि गर्व से ऐसा लगता है कि जैसे वैश्य समाज में मतलब संपन्न लोग ही होते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। फादर मेरे एक छोटी सी दुकान करते थे नरवाना में, सीड्स पेस्टिसाइड्स की। अच्छा। और फादर की मैं बात करूँ तो कास्ट से बनिए लगते हैं कि जैसे व्यापारी तबका होगा। मेरे फादर की नेचर में व्यापार था नहीं। अच्छा। उनके सारे दोस्त, मजबूरी का कारोबार था वो? मजबूरी थी उनके लिए। और उनके जितना जो उनका सर्कल था, मतलब किसानों का या कास्ट के हिसाब से कहें तो जाट समुदाय से ज़्यादा था। और उनको उनके बीच में ज़्यादा मज़ा आता था। सबसे ज़्यादा चुटकुले भी जाटों बनियों पे ही बने हैं। व्यापार करना उनके मतलब टेम्परामेंट में नहीं था, तो इसलिए वो पैसा कभी कमा नहीं पाए। हैंड टू माउथ ही थी फैमिली। लेकिन हमारे परिवार की अच्छी बात ये रही कि हम पढ़ाई में अच्छे थे। सारे भाई बहन? सारे भाई बहन अच्छे थे। मेरे जो बड़े भाई हैं 5 साल बड़े मुझसे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में उनका एडमिशन हुआ था और वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। और उन दिनों में सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो पैसा लगता नहीं था, लगभग नामात्र की फीस मुफ्त हो जाता था। 10वीं नरवाना से की थी, 10वीं तक कोई पैसा नहीं लगा। 11वीं 12वीं डीएन कॉलेज हिसार से की थी जी, क्योंकि वो पढ़ाई में होशियार थे तो उनको किताबें तक कॉलेज से मिली थी, हॉस्टल का, मेस का, सब कुछ फ्री था। और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में हो गया जो सरकारी कॉलेज था, तो वहाँ पे खर्चा नहीं हुआ। इसी तरह मैं भी पढ़ाई में होशियार था। 10वीं में मैंने बताया कि स्कूल और, लेकिन एकदम से यू टर्न नहीं था आपका वाईएमसी जाके, मतलब इधर सिंपल ग्रेजुएशन में? ऐसा लगता है कि एक तो माँ के साथ, फादर के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, और दूसरे
जैसा मैंने कहा कि घमंड सा था अपनी इंटेलिजेंस पे या मेहनत पे। 11वीं 12वीं के में एडमिशन ना होने के बावजूद एक आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था, और ये था कि मैं कंपटीशन में कर लूँगा। इसलिए मैंने साइंस छोड़ के, मतलब पहला डिसीजन तो ये कि YMCA इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के नरवाना कॉलेज में एडमिशन लेना। दूसरा डिसीजन ये BSc छोड़ के BA में शिफ्ट करना। तो वो शायद आत्मविश्वास की वजह से ही था कि हाँ कंपटीशन में कर लेंगे। तो सर अब आते हैं तहसीलदार पे। तहसीलदार है ना सर, एक ऐसी पोस्ट है जब से अंग्रेजों ने ये क्रिएट करी है सर, तब से लेकर तहसीलदार का रुतबा कम नहीं होता है जी। और समय के साथ तहसीलदार की पोस्ट इतनी बदनाम हुई है सर कि तहसीलदार मतलब है तो पैसे लेता ही होगा। तो तहसीलदार के रूप में आपके तजुर्बे कुछ बताओ जी हमें कि कैसे आपने खुद को मेंटेन रखा वहाँ पे। मुझे लगता है कोई ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, और थोड़े दिनों में लोगों को आपकी छवि का पता चल जाता है, लोग उसी तरीके से बिहेव करते हैं। 2-3 अनुभव मेरे हैं जो मुझे दिमाग में बैठे हुए याद रहते हैं। एक बार मेरे से पहले जो तहसीलदार थे वहाँ पे, वो आ गए और मैं था उनके साथ। तो बोले कि चलो चलते हैं, एक रिश्तेदार के पास जाके आना, बीमार है काफ़ी दिन से। एक गांव में चले गए। गांव में चले गए तो जो तहसीलदार थे मेरे साथ, वो उसको कोई रिश्तेदारी थी शायद, उनको बुलाना देने लगे कि इतने दिन हो गए तुमने कभी कुछ फ़ोन नहीं किया, किसी काम से भी फ़ोन कर लेते, कुछ कर लेते। मैं साथ में बैठा था, तब तक उन्होंने नहीं बताया था कि यहाँ के तहसीलदार हैं। तो बोले जी काम तो बहुत पड़े तहसील में, लेकिन आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोले क्यों? बोले पता नहीं आजकल तो तहसीलदार ऐसा आया हुआ है यहाँ तहसील में कि ना फ़ोन करने, ना किसी की सिफारिश कराने की ज़रूरत, ना पैसे देने की ज़रूरत, वहाँ जाते हैं तो तुरंत काम हो जाता है। मैं साथ में बैठा। बोले ये है तहसीलदार यहाँ? तो बोले हाँ जी होंगे, बहुत अच्छे तहसीलदार हैं, मैंने शक्ल तो आज देखी है, लेकिन बच्चे जाते हैं वो ये कहते हैं कि जी वो जाते ही काम हो जाता है। ये घटना मेरे दिमाग में बैठी और मुझे लगता है कि हाँ, ये पहला एक काम के प्रति वो था आपका एक रिवार्ड मिलना कि हाँ, रिवार्ड पीठ पीछे लोग क्या बात, जो मुझे जानता भी नहीं है, नाम भी उसको नहीं पता था ढंग से, लेकिन ये था कि हाँ कोई बिना पैसे दिए काम हो रहा है। एक और घटना मुझे ध्यान है जो मेरे साथ बाद की ज़िंदगी में भी अक्सर होती रही। मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, तो लेकिन लोग खुश थे, वहाँ के कुछ लोग आए मेरे पास, बोले जी आपकी ट्रांसफ़र हो गई? मैंने कहा जी हाँ। बोले रहना चाहते हो? परिवार वहीं था तो मैं रहना चाहता था। मैंने कहा रहना चाहता हूँ। बोले मंत्री जी के पास चल पड़ोगे? मैं चल पड़ूँगा। हम वहाँ से उनके साथ बैठ के मैं मंत्री जी के पास चला गया। कौन थे उस समय मिनिस्टर? मिनिस्टर थे बुजुर्ग से, अब तो डेथ हो चुकी उनकी, नाम दिमाग से निकल गया। तो जो वो लोग थे वो वहाँ के बड़े एक्टिव थे, वो मुख्य लोग थे। मंत्री जी निकल रहे थे कार से, लेकिन हमें देख के वापस आके बैठ गए। बोले जी इनकी ट्रांसफ़र हो गई? बोले हाँ हो गई। तो बोले जी किसने कराई? तो मंत्री जी बोले मैंने तो नहीं कराई, बेटे ने कराई है। बेटे ने कराई? साफ गोई थी। तो मैं तहसीलदार था और एक नायब तहसीलदार था। नायब तहसीलदार पिछले 3 साल से वहीं पे था, और मुझे वहाँ गए हुए 7-8 महीने हो गए थे। तो बोले जी बेटे ने क्यों कराई? बोले मुझे नहीं पता। तो वो बोले देखो जी लोगों में ये चर्चा है कि ये तहसीलदार आए थे, सारी जनता को जो है ना बड़ी सुविधा हो रही थी, 1 पैसा नहीं लगता था तहसील में, और
लेकिन आपको अच्छे नहीं लगे इसलिए कराइए। हम्म, तो मंत्री जी चुप हो गए और बोले अभी इलेक्शन आने वाला है, हमें नुकसान होगा इनकी बदली का। हम्म, फिर मंत्री जी बोले नहीं, नुकसान तो मुझे इनके रहने से हो रहा था। ओ, मैंने कहा जी क्यों हो रहा था, बताओ सर। बोले आपकी ईमानदारी का तो मुझे नुकसान हो रहा था। हम्म, जी कैसे? बोले मैंने तो 8 महीने में 4 काम कहे आपको, आपने चारों में से एक भी नहीं किया। मैंने याद करके देखा, मैंने कहा सर गलत होंगे 1-2 तो मुझे ध्यान आया कि कहा था सर उसमें तो ये दिक्कत थी, उसमें ये दिक्कत थी। तो बोले मुझे क्या फ़ायदा हुआ, हम्म, जो सही काम है वो आप वैसे ही कर देते हो, और तो मेरे पास तो लोग सही काम के लिए तो आने बंद हो गए तहसील के। और गलत आप करते नहीं। गलत आप करते नहीं। बोले मेरे तो तहसील के लिए एक आदमी भी नहीं आता मेरे पास तो मुझे तो इसका नुकसान हो रहा है। नेता को चाहिए हाजिरी। तो देखो बहुत पुरानी बात हो गई, तो नहीं की जी, ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं हुई आपकी? ना ट्रांसफ़र नहीं कैंसिल हुई। ओके। लेकिन ये उनकी ईमानदारी कहेंगे कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि बोले कि अच्छा, फिर वो बोले कि वो नायब तहसीलदार तो पैसे ले लेके काम करता है जी, वो 3 साल से बैठा हुआ है। बोले पैसे वो उन लोगों से लेता है जिनके मैं फ़ोन नहीं करता। जिनके मैं फ़ोन कर देता हूँ उनका फ्री में हो जाता है, तो वो एहसान तो मानते हैं। ये तो सबके फ्री में कर रहे हैं, मेरा एहसान कौन मानेगा। तो उस दिन मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि नेता तो मतलब कुछ नेता, मैं ये नहीं कहता कि सारे होंगे ऐसे, ये चाहते हैं कि लोगों पे एहसान टेके जाएं। और एहसान टेकने के लिए अधिकारी ऐसे होने चाहिए जो अपने आप डायरेक्ट काम ना करें, हमारे कहने से करें। और मुझे लगता है कि उसके बाद अभी तक भी कई स्टेशंस पे मेरी बदली का ये कारण रहा कि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता हूँ। कि लोगों से ज़्यादा मिलता हूँ तो लोग फिर प्रेम करने लग जाते हैं, नेताओं के पास जाना बंद कर देते कम हैं। कर देते हैं। वो तो चलो एक तहसीलदार की पोस्ट थी, दायरा सीमित था, उसके बाद एसडीएम रहा, डीसी रहा, तो उसका तो दायरा बहुत बढ़ जाता है। डीसी यदि ज़्यादा लोगों को मिले और खुले हों दरवाजे, तो फिर लोग वहाँ के पॉलिटिशियन के पास क्यों जाएंगे। अच्छा, आप अपना दरवाज़ा खुला कर देते थे? मैंने नौकरी में हमेशा ये रखा है कि लंच तक अपने कमरे का दरवाज़ा, दफ्तर का दरवाज़ा खुला रखा है। कोई पीएन नहीं, आओ सीधे? हाँ सीधे आओ, अप टू लंच। अच्छा, लंच तक कोई रोक टोक नहीं, कोई पर्ची नहीं, सीधे आप कमरे में घुस आओ और आके अपना काम बताओ। ओके। लंच के बाद, क्योंकि फिर आपको फाइल वर्क भी करना है, लंच के बाद फिर लिमिटेड, मतलब किसी को अलग से मिलना है, कुछ बात है, या फिर अपना काम सरकारी, लंच तक खुला। और उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है। कई जगह बड़े बड़े स्कैंडल पकड़ में आए क्योंकि आम आदमी बता देते हैं। ने सीधे आके बताया जी ऐसा हो रहा है, नहीं तो पता नहीं चलता। पर नेताओं को तो तकलीफ होती है ना उससे? होती है, ऐसा लगता है। अनुभव तो यही है कि होती है ना? मतलब क्योंकि सिस्टम लोगों की ज़रूरतें पूरी कर नहीं पा रहा, इसलिए लोगों को जोड़े रखने के लिए जो प्रशासनिक काम है, जो प्रशासन के जिम्मे है, वो काम नेता के फ़ोन से हो तो काम जिसका है उस व्यक्ति पे नेता का एहसान हो जाता है, और वो रूटीन का काम है। तो इसलिए वो फिर नेता के साथ जुड़ा रहता है, और वो बिना फ़ोन के भी हो सकता है। तो यदि बिना फ़ोन के काम होने लग जाएं तो फिर वो एहसानमंद लोगों की संख्या कम हो जाती है, उससे नुकसान होता है। इसलिए कई बार शायद कुछ नेताओं को
ऐसे अधिकारी कर्मचारी अच्छे ना भी लगते हो, जो जिनका व्यवहार अच्छा है और जिनके पास लोग जाके डायरेक्ट अपना काम करवा लें। कोलिग्स को भी कई बार दिक्कत होती है कि यार क्या अशोक यार ये आदत खराब कर रहे हो लोगों की, हाँ हो जाती है। कहा किसी ने आपको? हुआ, एक दो बार हुआ, ज़्यादा मतलब फेस टू फेस ज़्यादा नहीं हुआ। मैं एडीसी था हिसार में, तो और उन दिनों एडीसी का मुख्य काम मनरेगा होता था। बतौर एडीसी मेरा 90% टाइम मनरेगा में जाता था। और एक दो लोग जो इससे दुखी थे उन्होंने चंडीगढ़ में शिकायत भी कर दी कि ये एडीसी की बजाय तो मनरेगा अफसर हो गए हैं। तो लेकिन ऊपर वालों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि मनरेगा अफसर हो गए, बजट ही सारा मनरेगा में। और मनरेगा का काम मजदूरों का काम है, और उसको अच्छे से चलाने के लिए मेरे हर गांव में कुछ एक मज़दूरों के साथ डायरेक्ट फ़ोन पे बात हो जाती थी, और आते थे तो बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरे कमरे में आते थे कि हाँ एडी साहब बात सुनेंगे। और मैं सबको बिठा के कुर्सियों पे बिठा के आराम से, चाहे 20 लोग आगे 20 के 20 अंदर आ जाओ, अपनी बात बताओ। तो मेरी बदली हुई वहाँ से। बदलियाँ बहुत हुई होंगी अब। बदली होने के बाद फिर जो नए अधिकारी आए वो थोड़ा सा कम मिलना पसंद करते थे। तो लेकिन शुरू में मज़दूर आए तो वो नहीं मिले, बाहर बिठा के रखा, और पीर ने कहा कि तुम्हारा अफसर चला गया अब। वो बैठे रहे 1 घंटा तो, लेकिन साहब अंदर अकेले बैठे और उनको बुला नहीं रहे, तो उनको महसूस हुआ। उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। एडीसी का दफ्तर और एसपी का दफ्तर आमने सामने हिसार में। तो उस टाइम एसपी बैठे थे, उन्होंने पूछा भी ये क्या हो गया, मतलब दफ्तर में नारे लग रहे 2nd फ्लोर पे। तो उनके स्टाफ ने बताया कि जी ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने एडीसी को फ़ोन किया, यार आप मिलने के लिए क्यों नारे लगवा रहे हो, आप मिल लो। तो ऐसा भी हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं मिलते, मिलना चाहिए। और जब मैं पहली बार एडीसी लगा, फतेहाबाद में लगा था, नरेगा में काम शुरू कर दिया। काम शुरू किया तो उसकी आउटपुट आनी शुरू होगी, प्रोग्रेस आनी शुरू होगी। तो जो पहली मीटिंग ली हमारे चंडीगढ़ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे डेवलपमेंट एंड पंचायत के, उसमें मेरी प्रोग्रेस बाकी सारे ज़िलों से काफ़ी ज़्यादा थी। और उन्होंने उदाहरण दे के कहा मीटिंग में कि भाई जब फतेहाबाद वाले एडीसी ने 2 महीनों में इतना काम कर दिया तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ मज़दूर काम नहीं करते, डिमांड नहीं है, लोगों के पास काम है, पूरा है। मुझसे पूछा, बोले भाई आप बताओ आपका ये फर्जी है या असली है। मैं सर 100% असली है, और मेरा अनुभव तो यह है कि यहाँ मज़दूरों को काम की बहुत ज़रूरत है, और यदि हम कोशिश करें तो खूब काम हो सकता है। तो फिर उसके बाद लंच ब्रेक हुआ तो बाकी एडीसी मुझे कह रहे थे बोले यार तू इतना काम करेगा तेरी इंक्वायरी खुल जाएंगी, इसमें इतना घपला है और हमारे ऊपर क्यों प्रेशर बना रहा है। तो उससे, क्योंकि एक अधिकारी की प्रोग्रेस देख के बाकियों में प्रेशर तो बनता है। लेकिन मनरेगा में खूब काम किया, फतेहाबाद में किया, हिसार में किया, और हिसार में मैं लगातार 3 साल एडीसी रहा। तो मनरेगा में हिसार 3 साल पूरे स्टेट में नंबर 1 पे रहा। और नंबर 1 पे भी ऐसा रहा कि हिसार ज़िले का खर्चा होता था 100 करोड़ रुपए, और दूसरे नंबर पे शायद सिरसा था, उसका खर्चा होता था 40 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप था। लेकिन इतने ज़्यादा खर्चे के बाद भी फ्रॉड का कोई केस नहीं आया। मतलब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक भी केस ऐसा नहीं हुआ पूरे ज़िले में कि जेसीबी से काम किया और मस्टोल फर्जी बना लिया। उसका कारण यही था कि लोगों से जुड़ाव था। लोगों में, ख़ासतौर से मज़दूरों में इतना आत्मविश्वास था कि कुछ गलत होगा तो हम साहब को वीडियो बना के भेज सकते हैं
या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये आत्मविश्वास आम जनता में हो तो काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगता है। आपके दफ्तर के लोग भी फिर इस बात को समझते हैं, यार ये साहब के पास तो कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, साहब को पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास सही आ जाती है और सबको ये पता रहता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। सर एक इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये निकलता है कि आमतौर पे ये बातें आती हैं कि नेता जब उनकी मीटिंग होती है इंटरनल, तो एमएलए हो या फिर मंत्री हो, वो मुख्यमंत्री को ये शिकायत करते हैं जी फलाना एडीसी तो हमारे फ़ोन ही नहीं उठाता, फलाना डीसी तो जी कहा नहीं मानता। तो आपके साथ ये इस तरह की समस्या तो नहीं आई होगी, क्योंकि फ़ोन तो आप मजदूरों का भी उठाते हो, तो नेताओं के भी उठाए होंगे आपने। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया, नेताजी थे वो भी, थोड़ा सा एमएलए तो नहीं थे लेकिन नज़दीक थे मुख्यमंत्री के, बोले जी यहाँ के वो मुख्यमंत्री के साथ बैठे थे और उन्होंने, दूसरे नेता ने कहा कि जी इस एडीसी की बदली कर दो। हिसार की बात है। तो मुख्यमंत्री ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ, खराब है? बोले जी खराब है। क्या खराबी है? बोला भ्रष्ट है, पैसे लेता है। तो बाई चांस वो ये नहीं कह पाया कि पैसे लेता है, बोले जी नहीं पैसे तो नहीं लेता तो बदतमीज है। बोले जी बदतमीज भी नहीं है बोले फिर क्या? बोले वो मेरे काम नहीं करता जी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यार ऐसा अफसर जो ना पैसे लेता हो ना बदतमीज हो, ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं, फिर तेरे काम क्यों नहीं करेगा? वो तो गलत कहता होगा मुख्यमंत्री मुझे नहीं जानते थे नाम से और शक्ल से, लेकिन उसने अपने आप ही कहा जी ना तो बदतमीज है ना भ्रष्ट है, लेकिन मेरे काम नहीं करता। तो उसने कहा कि तेरे काम गलत पाएंगे ज़रूर। तो मेरी बदली नहीं हुई। लेकिन जेन्युइन काम हो तो अधिकारी कर ही देता होगा जी, या उसमें भी दिक्कत है? जेन्युइन काम तो अधिकारियों को करने ही चाहिए, करते ही हैं। फोन तो बिना जेन्युइन के ही आता है। नहीं, जेन्युइन काम के लिए भी बहुत फ़ोन आते हैं, और ये हमारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है। अच्छा जी। कि लोगों का विश्वास नहीं है अधिकारियों। जेन्युइन काम तो वैसे ही हो जाने चाहिए। हाँ, है ना, होने चाहिए, और जेन्युइन के लिए फ़ोन नहीं आना चाहिए। इतना विश्वास लोगों में होना चाहिए कि हमारा जायज़ काम है तो बिना फ़ोन के हो जाएगा, लेकिन जेन्युइन काम के लिए भी बहुत फ़ोन आते हैं। एक सर आप, एक रुतबा होता है, और ये मुझे कई बार तो ऐसा लगता है ये पूरा भारतीय रुतबे पे ही चल रहा है जी। जो आदमी जिस पद पे बैठा है उसका अपना एक रुतबा है, और उसको लोग वैसे ही जज करते हैं। जैसे डीसी ऑफिस का पीएन है, डीसी के कमरे के बाहर खड़ा तो उसका भी एक रुतबा है जी, तो उसके अंदर जो बैठा है उसका अपना एक रुतबा है सर। तो ये जो रुतबे की जो पूरी दुनिया चली हुई है और जिसमें जो गैप चल गए हैं, जैसे आपने, मैं कई बार देखता हूँ, जैसे 20 साल हो गए सर हमें भी जर्नलिज्म में, कि डीसी या एसपी जब भी ऑफिस में आते हैं ऐसे लगते हैं जैसे कोई इनकी है ना रेल छूट रही हो, वो तेजी से दौड़ते हुए ना होता है ना ऐसे और अंदर जाते खाली बैठते हैं जी वो, मत देखे। तो आपने भी किया ऐसा कभी नाटक, मतलब जरूरत पड़ी? देखो आपकी इस पूरी स्टेटमेंट पूरी से तो मैं सहमत नहीं हूँ। ये तो है कि अधिकारी कई बारी नहीं, रोज रूटीन में रोज भी आप ऐसे गाड़ी से उतर के टहलते हुए जा रहे ऑफिस में, लोगों से बात करते हुए, लेकिन गाड़ी से उतर गोली की तरह मतलब दौड़ के ऑफिस जाना, गोली की तरह जाते हैं। इससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन इससे सहमत नहीं हूँ कि अंदर जाके खाली बैठते हैं काम तो होता ही है अधिकारियों के पास। नहीं, काम करो, मतलब ऐसे दौड़ के जाना, मतलब ये किसने कहा? ये नहीं होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल में है या फिर ऐसे? प्रोटोकॉल तो कुछ नहीं ऐसा या फिर मतलब कॉपी करने लगे हम अंग्रेजों की, ऐसे मतलब? बल्कि आप लोगों से यदि मिलेंगे और अपने चारों तरफ देखते हुए जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है, आंखें बंद करके तो नहीं जाना चाहिए। मतलब
ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और अधिकारी पीछे वाली सीट पे ही क्यों बैठेगा सर? वो बगल वाली पे क्यों नहीं बैठ सकता आपकी तरह? मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता क्यों नहीं बैठ सकता। नहीं बैठते हैं सर, बैठते नहीं हैं पर लोग। शायद है कि एक ट्रेडिशन बनी हुई है और ड्राइवर और अधिकारी में शायद गैप रखने के लिए होगा, यही कारण हो कि मैं IPS हूँ, मैं IAS हूँ, ये ड्राइवर है, जबकि कर दोनों ही ड्यूटी रहे हैं सर। नहीं, ड्यूटी कर रहे हैं और आपकी जान उसके हाथ में है। IAS बेशक हो आप, है तो एक बॉडी ही ना। हाँ हाँ, एक्सीडेंट होएगा तो उतना ही नुकसान आपकी बॉडी को होगा जितना दूसरे की बॉडी को हो सकता है। IAS होने की वजह से कोई स्पेशल एक्सीडेंट में आपको छूट नहीं मिलेगी। तो इसलिए ड्राइवर के साथ तो व्यवहार बहुत अच्छा होना तो आपने ये कब आदत डाली आगे बैठ के चलने की, या फिर मतलब? चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा आगे ही बैठता हूँ। कई बार जब मान लिया आपके साथ बॉडीगार्ड या गनमैन है तो पीछे ही बैठ जाता हूँ, और जब ड्राइवर और मैं अकेले हूँ तो आगे बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे की सीट एक तो कंफर्टेबल ज़्यादा है। बनाती है कंपनियां, कंफर्टेबल बनाती हैं सर उसको, हाँ, आगे की सीट को। और दूसरा है कि आप मान लिया 3 घंटे का सफ़र है, अकेले बोर होते जाओ तो थोड़ी बहुत बातचीत करते जाओ, जो बात करें तो कुछ ना कुछ समाज के बारे में ज्ञान ही बढ़ता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। गनमैन हो तो पीछे बैठ जाता हूँ, गनमैन ना हो तो मैं आगे बैठता हूँ। आपको गनमैन की वैसे कोई खास जरूरत तो नहीं पड़ती? पड़ती? गनमैन, मुझे तो कोई ऐसी घटना याद नहीं आती गनमैन की वजह से कभी कोई सुरक्षा हुई हो, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है तो उसको मना भी नहीं करते हैं ऑनेस्टली। लेकिन बाहर जाना हो कई बार, मान लिया घर आना हो, कुछ और बात हो, तो प्राइवेट विजिट पे जाना हो तो मैं ज़्यादातर फिर पसंद नहीं करता कि गनमैन साथ जाए। सरकारी काम पे जा रहे हैं, एक प्रोटोकॉल है कि चलो आपके साथ रहना है, वो ठीक है। आप प्राइवेटली कहीं पे भी जा रहे हो तो गनमैन को छोड़ा भी जा सकता है, जनरली छोड़ देता। सर ऐसे आप चूँकि अब ये मेरे ख्याल से इस महीने रिटायरमेंट, इस महीने रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ बातों पे मतलब बात हो सकती है, बाद में भी कर लेंगे कभी। आजकल बहुत कहानियाँ सुनते हैं सर ऐसे IAS की कि वो IAS तो 500 करोड़ का आदमी है, वो IAS तो 5000 करोड़ का आदमी, ऐसे फिगर लोग गिनाते हैं। तो एक IAS को मतलब इतने करोड़ की ज़रूरत भी पड़ती है, या कमा भी सकता है वो, या फिर ये कहानियाँ हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ। ज़रूरत तो देखो, पैसों की एक सीमा के बाद ज़रूरत होती नहीं है, और कमाने का पोटेंशियल वो एक अलग विषय है, ज़रूरत एक अलग विषय है। और ज़रूरत हर इंसान की अलग अलग है। कोई मज़दूर हैं वो तो 15-20 हज़ार रुपये में, यदि 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएँ तो खुश हो जाते हैं महीने के कि हाँ चलो जी दिहाड़ी मिल गई। और मैं तो कैलकुलेट कर रहा था, मेरी पेंशन जो है वो 1,65,000 रुपये बनेगी। अच्छा, काफ़ी है सर आज के हिसाब से तो। आपके लिए तो काफ़ी है। क्यों? आपके तो खर्चे ही नहीं है, हैं? आप तो मुझे लग रहा है अर्बन स्टेट से आप साइकिल पे चला करोगे रिटायरमेंट के बाद। नहीं, रिटायर नौकरी से पहले भी साइकिल पे चलते थे, और मुझे तो साइकिल भी जब मिली थी तो लग्जरी नज़र आई थी। मुझे पहली साइकिल अपनी ज़िंदगी में जब मैं नरवाना कॉलेज में आ गया था तब मिली थी, और बड़ी खुशी हुई थी। तो खुशी जो है बड़ी रिलेटिव चीज़ है। जब मुझे साइकिल मिली तो बड़ी खुशी हुई, उसके बाद अब मुझे कार में चलने की आदत पड़ी हुई है, और अब यदि मैं दोबारा वो साइकिल लूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे वो खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी जो मुझे उस टाइम मिली थी, क्योंकि अब मुझे इतने साल से इसकी आदत पड़ेगी
तो हो सकता है कि गाड़ी वाड़ी ले ली आपने पर्सनल या फिर? पर्सनल गाड़ी है, रख लें। परिवार के पास है। वो राम वर्मा जी होते थे, उन्होंने किताब भी लिखी 3 लाल्स ऑफ हरियाणा। तो वो उन्होंने कहीं एक एग्जाम्पल कोट कर रखा था कि हम जो IAS होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद पड़ोसी की जो घंटी बजती है ना, उसको सुन के भी बाहर आ जाते हैं। कंपनसेट हो जाता है। और एक इसी सरकार में मंत्री हैं अभी, तो वो चुनाव हार गए थे, फिर दोबारा मंत्री बन गए। तो मेरे मित्र हैं, बोले हम जो मंत्री रहे हुए लोग होते हैं वो हारने के बाद 10-11 बजे तो हम उठते हैं, उठ के अपने जो एक ही स्टाफ में एक ही बचता है बोले कोई जो अपने खर्चे पे चल रहा है, उसे पूछते हैं कोई आए तो मुझे बता देना। ऐसा हम दिन में 4-5 बार पूछते हैं, आता कोई है नहीं। तो ऐसे करके बोले हम अपना टाइम पास करते हैं। तो जो गैप मेंटेन करने वाली बात है ना सर, उनके साथ फिर ये सोसाइटी भी गैप मेंटेन कर लेती है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन आपकी बात पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि यदि कोई नहीं आता तो आप चले जाओ। आप हमेशा यही उम्मीद क्यों करोगे आपके पास कि मैं चला जाऊंगा भाई। हाँ, मैं क्यों नहीं जा सकता। मतलब इसका मतलब तो आप को ये तो सोचना नहीं चाहिए ना कि हमेशा लोग ही आपके पास आएंगे, आप क्यों नहीं जा सकते हो। ठीक है। और दूसरा है कि गैप तो बतौर मंत्री भी नहीं होना चाहिए और बतौर अधिकारी भी नहीं होना चाहिए। दोनों का जो काम है वो लोगों के लिए, जनता के लिए ही होता है। तो इसलिए गैप तो उस टाइम यदि आपने बनाया तो वो गलत बात है। उस टाइम तो बल्कि आपके पास एक मौका है ज़्यादा रिश्ते और संबंध बनाने का, वो मौका आपने खो दिया मेरे विचार से। तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्लान है सर? अभी तो कोई प्लान नहीं किया है। रिटायरमेंट के बाद एक बार तो कुछ दिन जो कहते हैं कि ब्रेक। किताबों की सूची तैयार होगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी। हाँ किताबें भी बहुत हैं, और एक बार ब्रेक लेके ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि बची हुई ज़िंदगी का क्या करना है, किस तरीके से मुझे ज़्यादा खुशी मिल सकती है। बच्चे सब सेटल हो गए होंगे? लगभग सेटल है। और जिस काम में मुझे लगेगा कि ज़्यादा खुशी या संतुष्टि मिलेगी वो मर्जी का काम करेंगे, क्योंकि पेंशन ठीक मिलेगी, फाइनेंशियल तो कोई एंगल है। अच्छा काम करते हैं तो सोसाइटी भी दे देती है। मुझे सच बताऊँ, मैंने कभी एड वेड ली नहीं सर, और मैं नौकरी छोड़ी तब ये था कि घर कैसे चलेगा, लेकिन एक दिन भी दिक्कत नहीं आई सर। हमारा घर तो चल चुका है। हाँ। मेरे तो अभी खर्चे हैं सर, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब और मतलब ये है कि महीने में आता है तो काम चलता है। तो कभी ऐसा हुआ कि जरूरत है तो सोसाइटी ने भी दे दिया, अगर आप ठीक काम करते हो तो दे देती है सोसाइटी। मेरे ऊपर आर्थिक रूप से तो अब कोई जिम्मेवारी है नहीं, ठीक ठाक पेंशन आएगी, वाइफ भी अभी नौकरी पे है, तो केवल और केवल अपनी खुशी के लिए अपनी पसंद का काम करना है। अब वैसे टाइप के आप ऑफिसर नहीं लगते मुझे, जो कहीं फार्म हाउस वगैरह जो बना लिया वहाँ आराम कर रहे हैं, अपने धूप सेक रहे हैं, उस टाइप का आपका काम लगता नहीं है तो, या आपने ले लिया कोई फार्म हाउस? फार्म हाउस कोई नहीं है। आराम तो आपकी एक मनोदशा होती है। ऐसा नहीं है। तो ये हिसार वाला अर्बन स्टेट वाला जो घर है आपका, वहीं रहेंगे आप या नरवाना? अभी कुछ सोचा नहीं है। बच्चे गुड़गांव में हैं, बेटा दिल्ली नौकरी कर रहा है, बिटिया भी गुड़गांव में है, छोटा भी गुड़गांव ही है। तो ऐसा लगता है कि बच्चे तो शायद गुड़गांव रहेंगे, मैं वहाँ रहूँगा जहाँ खुशी मिलेगी। जहाँ कुछ करने लायक अपने पास काम होगा। अच्छा सर, अब तो केवल रिटायर होके शांति से घर बैठ के मृत्यु का इंतज़ार तो नहीं करना है, ये तो पक्का है। मतलब गतिशील बनाए रखना है खुद का। बची हुई ज़िंदगी भी सार्थक ज़िंदगी जीनी है, जिससे संतुष्टि मिले, अपने अस्तित्व का कोई मतलब हो, वो ज़रूरी है। एक लास्ट सवाल, फिर किताब पे बात करेंगे। अब आप उस स्टेज पे हो कि दूसरों को कुछ ज्ञान दे सको, रिटायरमेंट पे आदमी भाई यूँ मानने लग जाते हैं कि पूरा मैच्योर हो चुका है इंसान ना। तो ये जो नए ऑफिसर आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, वो अपना रोल मॉडल
किसको माने, उस आदमी को माने जो सबसे घुल मिल के रहता है, जो किसी को ये नहीं दिखाता कि भाई मैं बड़े पद पे हूँ, तुम सामान्य आदमी हो, या फिर वो उसका रोल मॉडल मान ले, वो जो मैंने बताया था भाग के ऑफिस जाने वाले लोग हैं, और जो 5,500 ऐसे फिगर वाले लोग हैं। किस तरह का, मतलब कैसा आचरण होना चाहिए एक नए अधिकारी का? सबकी अपनी अपनी पसंद है। इसमें तो क्या कहा जा सकता है, किसी को कोई रोल मॉडल अच्छा लग सकता है। फिर भी कुछ गोल्डन रूल्स आप उनको दे सकें लाइफ के। मुझे तो ये लगता है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट लिखा भी जाता है अधिकारी के लिए, तो पब्लिक सर्वेंट की भावना से ही हमें काम करना चाहिए। और भावना ये है कि हम लोगों के लिए हैं, जनता के लिए हैं। और मैं तो कई बार देसी भाषा में कहता हूँ कि हम तो जनता के मुंशी हैं, हिसाब किताब रखने वाले क्लर्क हैं। तो हमें मालिक नहीं बन जाना चाहिए। और लोग आएँ तो ये लोगों का अधिकार है कि उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े आपको मिलने के लिए, गरिमा के साथ आपको मिले और गरिमा के साथ अपनी बात वो आपको बताएं। और यदि उनकी बात जायज़ है तो ये उनका अधिकार है कि गरिमा के साथ उनका काम, लोगों को अपने काम के लिए बेइज्जत ना होना पड़े। यदि लोगों को अपने काम के लिए बेइज्जत होना पड़ता है तो ये आपकी फेल्योर है। चाहे आप कमरे में जल्दी से घुसो या आराम से घुसो, और आपके रोल मॉडल कोई भी हो, लेकिन आप हो लोगों के लिए, और लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं हो, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं हो, लोगों की मदद करने के लिए हो। इस भावना से हमें काम करना चाहिए। सर, रिटायरमेंट तक के अब तक की जो जर्नी है, उसमें 5 अगर आप अपने कामों की लिस्ट बनाओ कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ ये 5 काम करके, कुछ याद कर पाएंगे आप? देखिए, मुझे सबसे पहला काम तो जो ये किताब आई है, ये जहर जो हमने पिया, मुझे लगता है कि ये मेरी नौकरी की और मेरी आज तक की ज़िंदगी की पूंजी है, कमाई सबसे सफल पूंजी है या कमाई है, या सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस किताब के आने से है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अनसुनी जो आवाज़ें हैं समाज की, जो अनसुनी भी, और सबसे बिल्कुल जो लास्ट, वो गांधी जी का जंतर नहीं आता सर, लास्ट मैन है ये बिल्कुल। और ये जो सैकड़ों सालों, हज़ारों साल पहले सुनी जानी चाहिए थी, और समाज ने इतने सालों से नहीं सुनी, इसलिए इन आवाज़ों ने बोलना बंद कर दिया। तो उनको एक आवाज़ मिली और मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज इनको अब सुन रहा है। तो ये मुझे अपनी एक कामयाबी लगती है और खुशी मिलती है। मनरेगा में जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत मुझे खुशी मिल रही है उससे, अच्छा लग रहा है। और तो अलग अलग जगह अलग अलग काम होते रहे। एक जगह पे 50 एकड़ ज़मीन एक आदमी ने दबा रखी थी, सरकार पंचायत की, तो 50 एकड़ ज़मीन खाली करवा ली। खेती की ज़मीन थी सारी। बड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ 50 एकड़ ज़मीन खाली। रेवाड़ी में लगभग 30 एकड़ शहर के बीच में ज़मीन, टाउन पार्क की ज़मीन, वो दबा रखी थी लोगों ने। 30 एकड़ ज़मीन खाली हो गई, शहर के फेफड़े वो बन गए, पार्क बना दिया। पार्क तो बनेगा, लेकिन वो खाली करा के उस पर फेंसिंग करवा दी सारी। पार्क की ज़मीन थी, ज़मीन 40 एकड़ थी, पार्क 10 एकड़ में बना हुआ था, 30 एकड़ पे कब्जे थे। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे सामान्य रहे, जैसा भी मौका मिला लोगों को काम हुआ, बात करने के अवसर दिए। हाँ, सामान्य रहे लोग। और मुझे तो ये लगता है कि जिस भी स्टेशन पे मैं गया, जहाँ पे भी पोस्टिंग रही, लोगों ने खूब इज्जत की। हम तो अपनी नौकरी तो कर रहे हैं, उसके बदले सरकार तनख्वाह दे रही है, आपको रहने को घर दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, ड्राइवर दे रखा है, स्टाफ दे रखा है। तो उसके बाद भी यदि हम अपनी नौकरी ईमानदारी से करते हैं तो लोग बहुत इज्जत करते हैं, बशर्ते कि आप ईमानदारी से नौकरी कर रहे हो और दूसरा घमंड ना हो, और इंसान को इंसान समझे, और इंसान को अपने जैसा इंसान समझे, तो लोग बहुत इज्जत करते हैं। जी। तो मैं तो जहाँ पे भी रहा, बेशुमार प्यार मिला आपको, सभी जगह लोगों ने बहुत प्यार दिया।
कहते हैं ना कि इज्जत दोगे तो मिलेगी, वही। खूब 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 प्यार दिया, और मुझे लगता है कि नौकरी ने मुझे सब कुछ दिया। बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, और पैसों के हिसाब से बड़े आराम से ज़िंदगी कटी। बहुत अच्छी तनख्वाहें, सुविधाएं सारी हैं, तो और क्या चाहिए आदमी को इससे। सही। तो सर अब किताब की बात करते हैं। जी जी। ये किताब आप 3 लोगों ने मिलकर संपादन किया है इसका। आप हैं मनोज छावड़ भाई साहब हैं, मैं इसलिए भाई साहब कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बचपन की स्मृतियाँ उनसे युवावस्था की जुड़ी हुई हैं, और राजकुमार जांगड़ा जी टीचर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब उन महिला सफाई कर्मचारियों के अनुभव का दस्तावेज है सर, जिनकी आवाज़ समाज तो छोड़ दो आप, उनके शायद उनके घर में भी नहीं सुनी जाती होगी। तो इसमें जैसी सरसरी नज़र, क्योंकि मेरे पास ये किताब आज ही पहुंची है, जैसा मैं इसमें देख पाया, इस किताब को जब आप लोग लिख रहे थे, उनसे उनके संपर्क, उनसे अनुभव जान रहे थे, तो कई बार आंखें भीगी होंगी, कई बार ये लगा होगा कि यार कि मतलब कैसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं। थोड़ी बताइए सर इसके तजुर्बे। ये तो मुझे लगता है कि बताना बड़ा मुश्किल है। एक एक पेज पढ़ेंगे आप इसका तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब हमारे जैसी तो इंसान है, और कितनी तरह का उत्पीड़न है। आप एक एक शब्द इसका देखें। महिला, पहला शब्द है महिला। महिला आते ही मतलब कमज़ोरी की निशानी हो जाती है जी। हमारा समाज आज भी जो है महिला को बराबर का इंसान तो कतई नहीं मानता। हाँ, नहीं मानता जी, सच है जी। चाहे वो कितने भी, कितना ही प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी है, सवर्ण जाति की हो, किसी भी जाति की हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, किसी भी नौकरी में हो, बराबर का इंसान नहीं मानता। कमतर है। कम से कम हरियाणा या नॉर्थ इंडिया में तो अभी हम बराबर का इंसान नहीं मानते। पहला शब्द ये है। दूसरा शब्द है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी अपने आप में एक पूरा शब्द है। क्या सफाई कर्मचारी को हम अपने जैसा इंसान मानते हैं? नहीं मानता हमारा समाज। हम तो उन कप में भी चाय नहीं पिला सकते जी जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत दिल कलेजा चाहिए उसके लिए भी। वो महिला भी है और सफाई कर्मचारी भी है, तो उसकी समाज में क्या दुर्गति होती होगी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। उसके कमज़ोर होने की कितनी ही तो वजह हैं। कमज़ोरी की कितनी परतें हैं। पहली परत महिला होते ही कमज़ोर हो गई। दूसरी परत सफाई कर्मचारी होते ही, क्योंकि सफाई के काम को हम इज्जत की नज़र से देखते ही नहीं। ये हमारे समाज का ना दोगलापन है। सबसे महत्वपूर्ण काम है सफाई का जी, बेसिक सबसे ये इतना महत्वपूर्ण काम है, इतना बेसिक और इतना ज़रूरी काम है कि इसके बिना शहर नहीं रह सकता। आप रोहतक शहर की कल्पना करें या गुड़गांव की बात करें। गुड़गांव में मॉल्स नहीं हो, कल्पना कर लीजिए। आप फिर कैसे गुड़गांव? क्या ज़िंदगी रुक जाएगी? ज़िंदगी नहीं रुकेगी। आप किसी काम चल जाएगा जी, मॉल गुजर बसर कर लेंगे। पहले तो चल ही जाता। किताबों की दुकान नहीं है, मरोगे नहीं आप। आपको घी नहीं मिल रहा, जिंदा रह लोगे। दूध नहीं मिल रहा, जिंदा रह लोगे। सिनेमा हॉल बंद हो गया, जिंदा रह लोगे। आपको कपड़े की दुकानें बंद होगी, टेलर की दुकानें बंद होगी, जिंदा रह लोगे। नाई की दुकान बंद होगी, खुद काट लोगे। मतलब बाकी चीज़ों से आप कंप्रोमाइज़ कर लोगे जी, आपका अस्तित्व बचा रहेगा। आप कल्पना कीजिए कि आपके शहर में 1 महीने तक कूड़ा नहीं उठता। 2-3 दिन में ही वो हो जाता है सर, पूरा शहर ही सड़ जाता है। 1 महीने तक आपके शहर में यदि कूड़ा नहीं उठेगा, सफाई नहीं होगी, क्या वो शहर रह पाएगा? नहीं रह सकता सर। कूड़े के ढेर लग जाएंगे, बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएगी, लोग बीमार होकर मरना शुरू हो जाएंगे, पलायन करना शुरू कर देंगे। जो जिन लोगों के पास पैसा है
सबसे पहले प्लान करेंगे। और जहाँ रोहतक में पता नहीं 1.5-2 लाख रुपए गज जो जगह है, 1.5 रुपया भी ना खरीदते सर, कूड़ा पड़ा तो कौन खरीदे। और आप कल्पना करो कि वो 2 महीने तक सफाई नहीं होती आपके शहर की, मानव जीवन संभव रह पाएगा? सबको आप ऐशो आराम छोड़ दो, मैं तो जीवन ही संभव होगा नहीं होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक बात है जी, बिल्कुल सही बात। तो इतना ज़रूरी काम है, इतना ज़रूरी काम करने वालों की हालात क्या है? क्या समाज को ध्यान नहीं देना चाहिए? ध्यान ही नहीं जाता जी उस तरफ। मतलब आप नहीं, ध्यान जाता है। घरों में टूटी डंडी के कप हैं तो ये अनजाने में थोड़ी हैं। में वो रख लिए जाते हैं, या जो रिजेक्टेड कप हैं वो रख दिए जाते हैं। ठीक, और वो देखिए उसमें भी सर फर्क है, हर घर में रिजेक्टेड कप नहीं होते। कुछ लोग तो इनको मुंह ही नहीं लगाते, जो कहते हैं ना कि मुंह में मत लगाओ। हाँ, कुछ तो चाय पिलाते ही नहीं। चाय पिलाते ही नहीं, लेकिन जो दयावान हैं, हाँ, उनके कप हैं टूटे, उनके कप हैं टूटे हुए। फर्क है सर। जिनको है कि हाँ मैंने चाय कि पिलानी है। मैं ये भाव पैदा कर रहा हूँ खुद में कि मैंने इनको चाय पिला दी, ये हाल उनका है। हाँ, ये दयालु लोगों का है। हाँ, दयालु लोगों का ये हाल है। और उन दयालु सैकड़ों लोगों में से कोई एक ऐसा होगा जो इनसे समान व्यवहार करता होगा जी। और यही किसी प्रोग्रेसिव मुल्क की निशानी है सर, कि वहाँ काम के आधार पे आपके बीच में भेदभाव नहीं होता। और मैं कह रहा हूँ कि काम के आधार पे यदि भेदभाव करना भी है ना, तो जो आपके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी काम है, उन पे कर, जो आपके सर्वाइवल के लिए सबसे मूलभूत ज़रूरत है, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे। उनको सबसे ज़्यादा देनी चाहिए। मुझे एक वो याद आ गई सर बात। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर गिरधर, अब तो काफ़ी साल हो गए उनसे मिले हुए। ऐसी बातचीत में उन्होंने कहा, धर्मेंद्र की हम जब पार्टीशन में आए और हमने यहाँ बहुत बुरा समय देखा। मैंने कहा बिल्कुल सर, सब कुछ छूट गया था, सब बहुत लोग मारे गए थे और आप लोगों के पास ठिकाना नहीं था। तो हमारे बुजुर्गों ने ना दुनिया का सबसे निकृष्टतम काम करते हुए गुजारा किया। मैंने कहा कि सर क्या मतलब? बोले हमने बर्तन मांजे, हमने शादियों में रोटियां बनाई हमारी माँओं ने। मैंने कहा जी आपकी कम्युनिटी को हम सलाम करते हैं, और वास्तव में आपने जो स्टैंड किया वो बहुत बड़ी बात है, पर आप ये मत कहिए कि निकृष्टतम, ये निकृष्टतम काम था। बोले कैसे भाई? मैंने कहा जी सबसे निकृष्टतम काम है किसी का मल उठाना, और ये काम एक कम्युनिटी के लोग सदियों से करते आ रहे हैं बिना किसी शिकायत के। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये निकृष्ट काम है, लेकिन वो कर रहे हैं बस। तो वो खड़े हुए सर, उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि यार मैं कभी नहीं सोच पाया इस पे। मैंने कहा जी मैं भी इसलिए सोच पाया कि थोड़ा सा बुद्धि ऐसी दे दी परमात्मा ने कि सोच लेते हैं हम इनमें, लेकिन अगर मुझे कोई कह दे मुझे ये काम करना है तो शायद मैं भी ना कर पाऊँ। तो आप लोगों ने तो सर एक ऐसा काम कर दिया सर कि इन जिन लोगों की आवाज़ नहीं थी सर, वो आज किताब है। मुझे एक ना आपकी इस बात पे एक प्रसंग याद आ रहा है जो मैं बताना चाहता हूँ। भगत सिंह को फांसी होनी थी जी। हाँ, उन्होंने बताइए, आपके मुंह से अच्छी लगेगी। तो भगत सिंह के यहाँ जो सफाई कर्मचारी आता था, बोगा शायद ऐसा भोगा कुछ सिंह नाम था। उनको वो माँ कहते थे सर, बीबी जी कहते थे, बीबी जी कहते थे उनको। तो जब फांसी होनी थी उस टाइम भगत सिंह ने उनको कहा कि बोगा सिंह मेरे लिए ना रोटी बना के लाना, आखिरी रोटी मैं तेरे हाथ से खाना खाता हूँ। तो बोला जी मैं तो जो है ना इस समाज से हूँ, मेरे हाथ की रोटी क्यों खाना चाहते हो? बोला नहीं तू मेरी माँ है। बोला जी कैसे? बोला मेरी टट्टी या मेरा मल या तो मेरी माँ ने उठाया या तो नहीं उठाया। तो ये देखने का नज़रिया है। जिस काम को हम सबसे निकृष्ट काम कह रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी काम है।
और उस काम को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, और उस काम को करने वाले लोगों के हालात क्या है ये समाज को समझ में आना चाहिए। आज जितने सफाई कर्मचारी हरियाणा में काम करते हैं उनमें से 95% कर्मचारी ठेकेदार के तहत है। HKRN जिसको बोलते नहीं, ठेकेदार के सीधा ही? तहत। हाँ, HKRN में भी नहीं है? HKRN में भी नहीं है। 5% रेगुलर और HKRN मिला के है, 95% ठेकेदार के तहत। अधिकारियों में ठेकेदार के तहत कितने हैं? क्लास 2 में ठेकेदार के तहत कितने हैं? क्लास 3 में ठेकेदार के तहत कितने हैं? क्लास 4 में भी PN जो है वो ठेकेदार के तहत कितने हैं? सफाई कर्मचारी ही ठेकेदार के तहत क्यों है? समाज को सोचना चाहिए। मतलब जो हमारे लिए हमारे जिंदा रहने वाला काम करते हैं, क्या वेतन सर इनका, मतलब आज के दौर में ये लोगों का इतना न्यूनतम वेतन है जी, जिसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। बच्चों की फीस भरना इनके लिए और मुश्किल होता जा रहा है। सवेरे 6 बजे का टाइम है, 7 बजे का, तब बच्चे स्कूल जाने का टाइम होता है, बच्चों को उठाने का टाइम होता है। उनको समाज ने कभी नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा? समाज को सोचना चाहिए कि क्या इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये सवेरे 6-7 बजे काम पे आ जाएंगे तो बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल में? और पहली बात तो फीस ही नहीं है भरने को, फिर बच्चों को उठाने का टाइम नहीं है, उठा के तैयार करके स्कूल भेजने का टाइम नहीं है। तो समाज को संवेदनशील होना चाहिए, और जो लोग हमारे लिए सबसे बेसिक काम कर रहे हैं, हमें उस शहर में बसे रहने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति समाज को सोचना चाहिए कि किन हालात में कर रहे हैं और उन हालात को सुधारने की ज़रूरत है। ये तो हो गई सफाई कर्मचारी की बात। और बतौर महिला जो उत्पीड़न है, आप किताब पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमने इस किताब का भी विमोचन किया था। तो एक महिला जो स्कूल में लेक्चरर थी, उसने वो पढ़ ली थी किताब। वो बोली कि सर ये ना आपने, चलो ठीक है सफाई कर्मचारी हैं इसलिए लिखना ज़रूरी था कि ये महिला सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन बोली ये केवल महिला सफाई कर्मचारियों की आप बीती नहीं है, ये हमारी भी आप बीती है। बतौर महिला वो भी उन्हीं शोषण से गुजरती हैं जी। बतौर महिला भी हमारा समाज अभी तक उनको बराबर का इंसान स्वीकार नहीं कर रहा है। हम अभी भी महिला को एक इंसान की तरह कम देख पाते हैं कि उसको भी यदि इज्जत देंगे, प्यार से बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। हम केवल उसके शरीर की तरफ देखते रहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। यह एहसास हमारे अंदर भी बहुत कम है। और उत्पीड़न मतलब इनसे बात होने से पहले, मैं अब 60 का होने वाला हूँ, 56 साल का था जब इनसे बात होनी शुरू हुई, 4 साल पहले की बात है। उससे पहले मेरी कल्पनाओं में भी नहीं था कि महिलाओं का, लड़कियों का इतना भी उत्पीड़न होता होगा। मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी और कई दिन तक मैं सो नहीं पाया था कि ये ऐसा भी होता है। ओह, एकदम से मतलब वो पूरा 56 साल एक तरफ और हाँ, और वो मतलब आँखों के सामने से जैसे महिला बता रही है, वो सीन मुझे यूँ कहीं सेफ तो कहीं नहीं होती जी वो। हाँ, कहीं भी सेफ ना होना वो तो है ही है, लेकिन अपने परिवार में सेफ ना होना तो फिर बचेगा चाचा, मामा, फूफा, कुछ नहीं है। मतलब हम एक सभ्य समाज, हम एक सभ्य परिवार ही नहीं बने अभी। समाज तो दूर की बात है जी। तो उसकी क्या मनोदशा होगी जो 10-12 साल की बच्ची का शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो जाए, तो किस तरह का अपना मनोविकास लेके समाज में आगे अपना जीवन बिताए? किसी पे उसको विश्वास रहेगा? तो महिलाओं के क्या स्थिति है पूरे समाज में, ये भी समाज को थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए और उसको इंसान मानने की तरफ ध्यान देना चाहिए।
कितनी महिलाओं की आप बीती है सर? इस किताब में 41 महिलाओं ने अपने अपने जीवन के बारे में लिखा है, और उन पे कोई दिशा उनको हमने नहीं दी थी। सुना बैठ के बस। उनको कुछ ये नहीं कहा था कि तुमने इस चीज़ के बारे में लिखना है या उस चीज़ के बारे में लिखना है। उनको ये कहा था कि जो तुम्हारा मन करे वो तुम्हें लिखना है, जो तुम्हारे दिमाग सब में। पढ़ी लिखी थी या कुछ लोगों ने क्या? सब तरह की हैं इनमें। कुछ महिलाएं तो पढ़ी लिखी हैं, 8वीं 10वीं पढ़ी हैं, और उन्होंने खुद टूटा लिख लिखा है। दिया होगा। कुछ अनपढ़ थी, उन्होंने अपने बच्चों से लिखवाया है। कुछ एक ने लाइब्रेरियन से भी लिखवाया है, जहाँ बैठ के हम आपस में मिलते थे, मीटिंग करते थे। तो लिखवाया भी है, बच्चों से भी लिखवाया है, लाइब्रेरियन से भी लिखवाया और ख़ुद भी लिखा है, सब तरह का। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिना किसी पाबंदी के लिखा है। आप देखेंगे किसी ने तो 2 पेज ही लिखे हैं, और किसी के आप देखेंगे 10 पेज भी है। तो ये कहा कि जो तुम्हारे मन में आए तो वो लिखो, जो तुम्हें याद आए अपनी ज़िंदगी के बारे में वो लिखो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिखो, जो तुम्हें बुरा लगा आज तक वो लिखो, परिवार का लिखो, समाज का लिखो, किसी का कुछ भी लिखो। उन्होंने फ्री माहौल में लिखा। कल एक वो रिसर्च पढ़ रहा था सर मैं, कि अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो 30 डेज तक हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन जब हम किसी का अपमान करते हैं तो 30 साल तक रहता है सर। रोज़ अपमान होता है, और इनके अपमान की कहानी कितनी वर्षों पुरानी है। रोज़ होता है। मैं जब नगर निगम में कमिश्नर था तो कई बार इनके साथ सफाई करने लग जाता था, और मैंने ये अनुभव किया कि हम लोग सफाई को लेके इतने निश्चिंत हैं और इतने लापरवाह हैं। सफाई करते करते एक आधा मिनट पहले सफाई किया तभी कूड़ा आ जाता है। क्या ये अपमान नहीं है सफाई करने वाले का? है सर। कि आपने सफाई करी है और साथ ही कूड़ा आ गया। वो साइकोलॉजी क्या रहती है पता नहीं। मैंने एक बार ऐसे ही कूड़ा आया तो बिल्कुल मेरी झाड़ू के पास आके पड़ा। मैं रुक गया और मैंने देखा कि किसने फेंका है, और मैं थोड़ा उसको कहने लगा, भैया अभी तो सफाई करी है। इन महिलाओं ने कहा कि सर रहने दो, हम तो रोज़ ही देखती। मतलब क्या मनोदशा है समाज की और इन महिलाओं की, कि क्यों नहीं हम सोचते कि पता नहीं क्या मनोदशा है सर, कि हम 40 लाख की गाड़ी लेके और 40 जगह कूड़ा खिड़की में से ऐसे फेंकते हैं। मतलब पता नहीं इसे है क्या भारत में। हमें थोड़ा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। हम अपने आप को, माफ़ करना, आध्यात्मिक ज़रूर कहते हैं, लेकिन इंसान को इंसान का दर्जा देने की भावना अभी हमारे अंदर है नहीं जी। और वो लोग जो इस समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, संवेदनशील बनाना चाहते हैं, उन सबसे मेरा ये कहना है कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा समाज कैसा है, समाज में क्या खराबियां हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और एक अच्छा ज्ञान मिलेगा जो उनकी समाज को बेहतर बनाने के काम में उनकी मदद करेगा। पूछेंगे सर, दर्शक साथी पूछेंगे ये किताब कहाँ से मंगवाएं, तो कुछ ऐसा है आप बनाए किसी का कांटेक्ट नंबर वगैरह हम दे दें? वो अभी कर रहे हैं, पब्लिशर जो हैं हर शहर में अपने जो किताब को जो वितरित कर सकेंगे उन लोगों से बात कर रहे हैं। उनके नंबर कुछ दिनों में शेयर कर देंगे, आपके माध्यम से भेज देंगे जी। वैसे मैं पब्लिकेशन का उनसे पूछ के आपको एक इसके लास्ट में वीडियो के नंबर भी डाल दूंगा। यूनिक पब्लिकेशन है कुरुक्षेत्र के, ये उनका फ़ोन नंबर भी दे देंगे। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड कर रहा हूँ, और कुछ किसी के लिए भी नहीं, हमें खुद के लिए ये किताब पढ़नी चाहिए कि कहीं हम भी उन लोगों में शामिल तो नहीं हैं जो उनके दिन प्रतिदिन और साल दर साल उनका अपमान करने वालों में से कहीं हम शामिल नहीं हैं। सिर्फ इतना जानने के लिए भी हम ये किताब पढ़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप एक बेहतर इंसान खुद को बना हुआ महसूस कर सकते हैं। आप एक जिम्मेदार पुरुष खुद को महसूस करेंगे, और समाज में जो सबसे अंतिम कड़ी जिसको कहते हैं और
जिसकी तरफ हम सबका ध्यान नहीं है दोस्तों, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। और सर बैठे हैं या फिर ये किताब इनकी जगह कोई और लिखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की ज़ुबान नहीं है उन लोगों ने किताब में अपनी ज़ुबान दी है। सर आपका बहुत। मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जी, किताब हमने नहीं लिखी, आप लोग संपादक से, किताब भी महिलाओं ने लिखी है जी। ये महिला सफाई कर्मचारियों की किताब है। उन्होंने लिखी है, उन्होंने अपने मन से लिखी है। हमारा योगदान इसमें केवल इतना है कि हमने उसको व्याकरण की दृष्टि से ठीक किया है। अदरवाइज़ जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो सारा सफाई कर्मचारी ये तो महिलाओं का है। 41 ही महिलाओं की है सर। अगर आप किसी और 41 सफाई कर्मचारियों से बात करेंगे, उनकी अपनी कहानियां हैं सर। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रतिनिधित्व देती हैं उनका कि प्रतिनिधित्व है। हाँ, सही कह रहे कहानियां सेम सबकी हैं बेचारियों हैं, की, लगभग वैसी मिलेगी। एक जैसी कहानी है सबकी। इन 41 में वो 41,000 जो अगर महिलाएं हैं सफाई कर्मचारी कितनी हरियाणा में, उन सब की जुबान है सर ये। इसमें खुद को उनका सुनीता की जगह अनीता नाम लिख दोगे तब भी सेम है सर। वो बिल्कुल ऐसे सही गुजरा बात है है। उनके सामने। हमें अपने समाज को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये किताब बहुत मदद करेगी। पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों मैं दे दूंगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसका। मेरी रिकमेंडेशन, आप इसको ज़रूर मंगा के पढ़िए और बेहतर इंसान बनिए दोस्तों। सर आपकी रिटायरमेंट की बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी, धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और बहुत ही बेहतरीन रही आपके साथ मुलाकात। एज ए अधिकारी भी अगर आप छोड़ते हैं उसको, तो एक आप बेहतर इंसान के रूप में भी आपने अपनी एक पहचान बनाई है। जी धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद आप कुछ और बेहतर कर लें। और सेकंड इनिंग तो आपकी मतलब ज़बरदस्त है सर, और समाज को आपके अनुभवों का फ़ायदा मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं सर। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, शुक्रिया सर। धन्यवाद।